सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया है और एक्स पोस्ट पर लिखा है कि बीजेपी के अंदरूनी हलचलों पर उन्होंने कटाक्ष किया है। तो देखिए, मानसून ऑफर है ये, 100 लाओ सरकार बनाओ, इस तरह की बातें करते हुए नजर आए हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, जिनका एक्स पर ये पोस्ट है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के अंदर अंदरूनी कलह चल रही है, जिस पर उन्होंने कटाक्ष किया है। वहीं उन्होंने कहा कि मानसून ऑफर चल रहा है कि 100 लाओ और सरकार बनाओ। तो देखिए, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का एक्स हैंडल पर यह पोस्ट, उन्होंने बीजेपी के अंतर कलह पर कटाक्ष करते हुए ये पोस्ट लिखा है और उन्होंने कहा है कि ये मानसून ऑफर है कि 100 लाओ और सरकार बनाओ। तो लगातार बीजेपी में अंदरूनी अंतर कलह को लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन फिलहाल किसी भी प्रकार के संगठनात्मक बदलाव को लेकर बीजेपी ने किनारा कर लिया है और बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी उपचुनाव तक किसी भी प्रकार का संगठनात्मक बदलाव नहीं करेगी। लेकिन फिर भी बीजेपी में इस वक्त जिस तरह की उठापटक चल रही है, उससे यूपी की राजनीति अछूती नहीं है और इसी के मद्देनजर कटाक्ष करते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ये पोस्ट लिखा है और अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट लिखते हुए उन्होंने कहा है कि यह मानसून ऑफर है कि 100 लाओ और सरकार बनाओ। तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का एक्स हैंडल पर यह पोस्ट, बीजेपी की अंदरूनी कलह पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यह पोस्ट लिखा है और पोस्ट लिखते हुए उन्होंने कहा है कि यह मानसून ऑफर चल रहा है कि 100 लाओ और सरकार बनाओ। तो देखिए, लगातार सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बीजेपी की अंतर कलह पर कटाक्ष करते हुए, हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसा कि लगभग हर राज्य में कांग्रेस के अंदर जो अंतर कलह चलती रहती है, उसके मद्देनजर बीजेपी ने हमेशा उस अंतर कलह पर कटाक्ष करने का काम किया है। और आज यूपी की सियासत में जिस तरह से बड़े फेरबदल की उम्मीद जताई जा रही थी, अंदरूनी कलह की आशंका जताई जा रही थी, उसे देखते हुए अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मानसून ऑफर की बात कही है और उन्होंने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि 100 लाओ और सरकार बनाओ। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजकुमार चौधरी जुड़ चुके हैं। तो राजकुमार, देखिए, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी की अंतर कलह पर चुटकी ली है और उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा है कि मानसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। उनके इस पोस्ट के क्या कुछ मायने, किस तरह से देख रहे हैं उनके कटाक्ष को? देखिए मनीषा, बहुत स्वाभाविक तौर पर होता है। राजनीति में तो ये बिल्कुल होता है, क्योंकि अगर किसी के घर में आग लगी है तो स्वाभाविक तौर पे तापने के लिए जो लोग हैं वो आएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके की जो परिस्थितियां इस समय उत्तर प्रदेश में हुई हैं और ये जो चुनाव है, इस चुनाव को बहुत गंभीरता से लिया है। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो, क्योंकि 33 लोकसभा सीटें जीती हैं 80 में से, तो स्वाभाविक तौर पर थोड़ा सा मनोबल जो है वो बढ़ता है। और जिस तरीके की परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जी की कार्यप्रणाली बिल्कुल अपने आप में स्पष्ट है, क्योंकि कोई भी गलत काम किसी भी तरीके से नहीं होगा। और कई बार कुछ विधायक ऐसे होते हैं कि अगर उनकी मन की नहीं होती है तो स्वाभाविक तौर पर नाराज होना उनका लाजमी भी होता है। और संगठन में क्योंकि वैचारिक मतभेद होते हैं तो उस पर ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता इसलिए भी अभी महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि ये पार्टी के अंदरूनी मसले हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे हूँ और इसी के बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है, आज शाम को 6 बजे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता, जो कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं, तकरीबन भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है उसमें 5000 के आसपास ऐसे कर्मचारी हैं जो उनके पेरोल पर होते हैं। उन सब जो पुराने कर्मचारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे हालचाल जानने का प्रयास करेंगे और इसका एक मैसेज देने का प्रयास करेंगे कि कहीं भी जो भी पार्टी के प्रति समर्पित है, जो भी पार्टी का कार्यकर्ता है, जो पार्टी के लिए लगा हुआ है, उसके साथ निश्चित तौर पर उसका सम्मान होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 6 बजे का कार्यक्रम है, एक प्रस्तावित है। 6 बजे वो आएंगे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय और आकर उन पुराने कर्मचारियों से मिलने का प्रयास करेंगे, पदाधिकारियों से मिलने का प्रयास करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे,
उनके मन की जानने का प्रयास करेंगे ताकि चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से आगे लेके जाया जा सके। तो इसका शाम को 6 बजे जो बैठक होगी उसके बाद संबोधन भी प्रधानमंत्री का हो सकता है। तो ये जो राजनीतिक उठापटक है, इसके बीच अगर अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आ रहे हैं तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मानना है, क्योंकि चुनाव का दौर शुरू हो जाएगा, नवंबर से चुनाव शुरू हो जाएंगे। हरियाणा के अलावा बिहार और दिल्ली भी राष्ट्रीय राजधानी है, तो वहाँ भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। उनको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो अपनी रणनीति बना रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव का जो ऑफर है, स्वाभाविक तौर पर राजनीतिक सरगर्मी उससे तेज होगी, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इसके परिणाम क्या निकलते हैं। जी बिल्कुल, और इस ऑफर के अगर सियासी मायने समझे जाए तो उन्होंने एक ही लाइन में बहुत तीखा हमला बोला है बीजेपी पर। अगर बीजेपी की बात की जाए तो देखिए, अंतरकला जो इस वक्त सामने आ रही है वो किसी से छुपी नहीं है राजकुमार, और लगातार इस पर विपक्ष हमलावर है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस अंदरूनी कला को खत्म करते हुए पूरे जोर आजमाइश लगा पाएगी उपचुनाव के लिए बीजेपी? स्वाभाविक, देखिए भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, जिसके पदाधिकारी जो एक सिस्टमेटिक है। आप अगर हम बात करें कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यदि बात करें, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई जिला नहीं है जिसमें पार्टी ने अपने स्थायी कार्यालय ना बनाए हो। जिस कार्यालय में मैं खड़ा हुआ हूँ उस कार्यालय में इतना सिस्टमेटिक उनका सिस्टम चलता है कि पदाधिकारी के साथ उसका एक स्टेनो, क्योंकि अगर कहीं कोई पत्र लिखना है, किसी से कोई बातचीत करनी है, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से पार्टी को चलाने का एक प्रयास है और उसी तरीके से सरकारें भी चलती हैं। आप देखिए कि 70 साल तक जो सरकार चलाने वाली कांग्रेस जो है वो जिलों में अपने स्थायी कार्यालय नहीं बना पाई, क्योंकि जो वहाँ के जिलाध्यक्ष होता है वही जिलाध्यक्ष अपने हिसाब से पार्टी का कार्यालय बनाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खासकर सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने स्थायी कार्यालय का मतलब मनीषा अगर देखा जाए तो स्वाभाविक तौर पर यह है कि कोई भी अध्यक्ष बनेगा उसके लिए एक कार्यालय बना हुआ है। वहाँ पे तमाम पदाधिकारी जो है उनके बैठने की जगह है, वो वहाँ पे मंथन चिंतन मनन करने के एक सभा कक्ष है। तो एक इस तरीके के जो सिस्टम बनाए जाते हैं उन सिस्टमों से स्वाभाविक तौर पर सीखना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से एक्स पे जो पोस्ट हुआ है इसके भी राजनीतिक मायने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चर्चाओं में बने रहना बहुत ज़रूरी होता है। और पार्टी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी क्योंकि एक मुख्य विपक्षी दल है और मुख्य विपक्षी दल की भूमिका भी बनती है कि चुटकी लेनी चाहिए, लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी इसको एक चुटकी के तौर पर मान रहे हैं कि ऐसे दौर में जब भारतीय जनता पार्टी में आपस में जो संवाद है वो कई बार कम्युनिकेशन गैप भी है, उसमें आके तमाम तरीके की जो अपनी बातें हैं वो पार्टी मुख्यालय में जेपी नड्डा के सामने, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके सामने रखे गए हैं। पार्टी के संगठन के जो चुनाव हैं वो भी होने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इससे इतर होकर अपने पूरे काम पर लगी हुई है। 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उन उपचुनावों में कौन उम्मीदवार होंगे, उन उम्मीदवारों की बैकग्राउंड क्या होगी, इस पर पार्टी अपना काम कर रही है। तो ये जो ऑफर है, इस ऑफर के भी मायने ये हैं कि चर्चाओं का बाजार गर्म है मनीषा। बिल्कुल राजकुमार, तो चर्चाओं का बाजार उनके इस ऑफर के बाद तो गर्म है ही, और बीजेपी जिस तरह से अभी फिलहाल ये स्पष्ट करती हुई नजर आई है कि उपचुनाव तक वो किसी भी प्रकार का संगठनात्मक फेरबदल नहीं चाहती है, तो ऐसे में क्या ये समझा जाए इस बात का मायने कि उस उपचुनाव के बाद कोई बड़ा फेरबदल देखने को जरूर मिल सकता है बीजेपी में राजकुमार? देखिए मनीषा, बहुत अहम सवाल है आपका। पार्टी इस बार जो अपना अध्यक्ष जो चुनना चाहती है वो तमाम स्टेटों में संगठन के चुनाव होने हैं। तमाम प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनका कार्यकाल नवंबर में समाप्ति की तरफ होगा और उसके बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चयन होना है। पार्टी की बिल्कुल मूल विचारधारा है कि एक पद, एक व्यक्ति, एक पद। इस समय जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके पास 3 जिम्मेदारियां हैं। वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उसके अलावा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ वो राज्यसभा में नेता भी हैं। तो जो कार्यकाल है, इस कार्यकाल को बहुत सहज तरीके से नवंबर में जो प्रदेश हैं उन प्रदेशों में चुनाव होने हैं। उन चुनावों के बाद फिर वहाँ की जो प्रदेश अध्यक्ष जब बन जाएंगे उसके बाद फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनेगी। तो नवंबर तक कोई भी बदलाव की संभावना जो है वो नज़र नहीं आ रही है। हालांकि राजनीति संभावना का खेल है, कब किसको हटा दिया जाए, कब किसको लगा दिया जाए। लेकिन आज शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री पार्टी के कार्यालय आ रहे हैं।
पार्टी के कार्यालय में आकर पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे, उनसे समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद आने वाले 1-2 दिन में ज़रूर कुछ ना कुछ नया कुछ होने की संभावना जो है वो व्यक्त की जा रही है। और शाम का जो है उसकी तैयारियां भी पार्टी के कार्यालय में शुरू हो गई हैं, आके वो होंगे और एक सहभोज की व्यवस्था भी की जा रही है कि साथ में प्रधानमंत्री उनका जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों के साथ भी बैठकर संवाद करें, उनसे जानने का प्रयास करें आपके हाल कैसे हैं, आपके हालचाल जब आदमी जानता है तो एक मनोबल बढ़ता है, तो एक मायूसी जो है वो कहीं ना कहीं कम होती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव परिणाम आए हैं उसके बाद पार्टी में निश्चित तौर पर थोड़ा सा मनोबल डाउन हुआ है और अयोध्या जैसी सीट को हारने के बाद तो स्वाभाविक तौर पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं मंथन चिंतन मनन जो है होता हुआ दिखेगा। और शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री जो आएंगे, प्रधानमंत्री किस तरीके से उनसे मुलाकात करेंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ठीक है राजकुमार, तो देखना वाकई में दिलचस्प रहने वाला है और कुछ नया ही नहीं कुछ बड़े की भी काफी ज्यादा उम्मीद जताई जा रही है। बने रहिए आप हमारे साथ।